हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें बात करनी है अपने टेक्सटाइल की ब्रांच जो अपने पिछले क्लास में पढ़ा था। अपना जो कताई है, धागा है, धागे की गणना किस प्रकार से की जाती है, इसका मापन जो है कितने नंबरिंग पे हो रहा है, इन सारे टॉपिक पे डिस्कस हमने कर लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कताई के बाद जब धागा बना, उस धागे की हमने गणना तो कर ली। अब धागा बनने के बाद उसकी बुनाई की प्रक्रिया की जाएगी, तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है, कपड़ा प्राप्त होता है। तो जब हम धागे से कपड़ा बनाते हैं तो इसके बीच में जो है कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा वस्त्र बनाया जा रहा है। तो क्रिया इसकी बुनाई है, लेकिन जिस पर कार्य किया जा रहा है ये बुनाई की, वो करघा कहलाता है, जिसे लूम कहा जाता है। लूम का हिंदी है करघा। ये दोनों ही नाम आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को इम्पोर्टेंस देंगे और एक एक पॉइंट को नोट करते जाएंगे और ध्यान से आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि आपका कितना भी हाई लेवल का एग्ज़ाम हो टीचिंग का, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट जेआरएफ का हो, सभी में जो है यानी कि जो टीएचटी पीएचडी है इन सब में तो क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो है आपका, और इसके साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का है, आरपीएसटी फर्स्ट ग्रेड का है, DSSB का है, इन सभी में जो है यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। इसलिए आप किसी भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। करघे को समझने से पहले हम कुछ और भी पॉइंट पे बात करेंगे जो दूसरे साइड में लिखा गया है। पहले ये देखिएगा कि जब हम धागे के द्वारा वस्त्र तैयार करते हैं तो बुनाई की क्रिया कही जा रही है। आगे देखिएगा इसमें कि जो धागा है उस धागे की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसका मापन तो हमने गणना वाले क्लास में कर लिया, लेकिन उसका मापन जो है वो किस यंत्र के द्वारा किया जा रहा है, किस उपकरण के द्वारा किया जा रहा है, वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो टेक्सटाइल की जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावलियाँ हैं इसकी, उसमें से वर्ड अलग अलग पूछे जाते हैं कि ये जो वर्ड दिया गया है, जो शब्द जो टर्मिनोलॉजी दी गई है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या क्या कर रहा है, जिसमें से एक बीसले बैलेंस पूछा जाता है। एग्ज़ाम में आता है, मैच द फॉलोइंग में आता है, या फिर ऐसे ही ऑप्शनल में ही दे देता है कि बीसले बैलेंस क्या है। तो ये क्या है देखिएगा, धागे की लंबाई व चौड़ाई की धागे की गणना करना जो है इसका क्या कहलाता है, बीसले बैलेंस कहलाता है। इसके बाद आता है पिक ग्लास। पिक ग्लास का क्या मतलब होता है कि कपड़े के धागे की गणना का सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी कि कपड़ा जो बुनने के बाद तैयार होता है उस कपड़े को कितने ताने लगे हुए हैं, कितने बाने लगे हुए हैं। ये वर्ड आप सुन रहे हैं, ताना और बाना। ये नाम से आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा, अभी आगे जस्ट आपको बताया जाएगा। सिर्फ इतना समझिए आप लोग अभी कि कपड़ा आप लोग देख रहे होंगे नॉर्मल, चाहे वो साड़ी हो, दुपट्टा हो, कोई भी हो, गमछा वगैरह, मतलब कोई भी एक वस्त्र हो, इसमें एक लंबाई में धागा लगा होता है और एक क्षैतिज में लगा होता है, चौड़ाई में लगा होता है। तो इस प्रकार के जो धागे होते हैं उनको सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देख करके ये गणना की जाती है कि इसमें कितने धागों का प्रयोग किया गया है। ऐसे यंत्र को ही पिक ग्लास के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ समझ में आया आप लोग को? एक एक पॉइंट को सीक्वेंस से पढ़ना है। ये दोनों वर्ड पढ़ने के बाद अब आप ये देखिएगा कि जो धागा होता है उस धागे से जब कपड़ा बनाया जाता है तो उसकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं। देखिएगा, धागे के द्वारा वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो 3 प्रक्रियाएं होती हैं। उनमें से एक है गूंथना, दूसरा है बुनाई करना और तीसरा भी है यहाँ पे बुनाई करना। ठीक है, ये भी दूसरा नहीं है, ये क्या है, ये तीसरा है। गूंथना, बुनाई करना और बुनाई करना। अब ये देखिएगा कि 2 बार बुनाई करना या बुनना क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप हिंदी में जो है अर्थ एक ही है, लेकिन इंग्लिश वर्ड जो है इसका अलग अलग है। देखिएगा, गूंथना की इंग्लिश होती है ब्रिडलिंग, बुनाई करना एक है नीटिंग
इसका अर्थ है बुनाई करना। दूसरा है वीविंग, इसका भी अर्थ है बुनाई करना। लेकिन नीटिंग और वीविंग दोनों में ही डिफरेंस पाया जा रहा है, इसलिए ये इंग्लिश नाम को आप याद रखिएगा। नीटिंग का मतलब भी होता है बुनाई करना, वीविंग का भी मतलब होता है बुनाई करना, और ब्रीडलिंग का मतलब होता है गूंथना। ये 3 ऐसी विधियां हैं। इंग्लिश नाम आप याद रखिएगा और हिंदी नाम बस आप समझने के लिए याद करिएगा। एग्ज़ाम में अगर आपके बुनाई दिया गया है तो एग्ज़ाम आपका दोनों लैंग्वेज में रहता है। क्वेश्चन जो है हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। जब कहीं भी लिखा हो बुनाई तो आप जो है क्वेश्चन के इंग्लिश वाले पोर्शन को भी देख लीजिएगा। वहाँ पे देखिएगा कि नीटिंग लिखा है या वीविंग लिखा है। जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा इसमें ब्रीडलिंग का क्या मतलब है, नीटिंग का क्या मतलब है और वीविंग का क्या मतलब है। इन 3 विधियों के द्वारा ही धागे के द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। जब आप धागों को आपस में उलझा करके वस्त्रों की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, जैसे आप चिड़ियों को देखते होंगे कि तिनके तिनके को इकट्ठा करके वो क्या करते हैं, घोंसले का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से जब ढेर सारी जो धागे होते हैं उनको आप आपस में उलझा करके गूंथ करके एक में ही कोई भी वस्त्र या वस्तु तैयार करते हैं तो क्या होता है, गूंथना कहलाता है। आई बात समझ में। अगला है बुनाई करना, जिसकी इंग्लिश होती है नीटिंग। नीटिंग क्या होता है, जब आप किसी क्रोशिये के द्वारा, क्रोशिये क्या होता है, गांव की लैंग्वेज में आप इसे कुरुस कहते हुए सुने होंगे, जिसके द्वारा घर पे लगाने के लिए घर के दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे जो है तोरण वगैरह तैयार किया जाता है, उन्हीं जो धागे हैं उनसे। तो आप देखे होंगे क्रोशिया होता है, इसके साथ ही साथ हाथ की सिलाइयाँ होती हैं, और फिर पिन आदि के द्वारा जब वस्त्र बनाए जाते हैं, बुने जाते हैं, तो यह क्रिया क्या है, वो नीटिंग कहलाती है। जब आप सिलाई, क्रोशिया इन सब की मदद से खुद से जब ये वस्त्र तैयार करते हैं तो ये बुनाई कहलाती है। लेकिन अगर वहीं पे वीविंग की हम बात करते हैं, जब किसी लूम या करघे के द्वारा, मशीन के द्वारा जब वस्त्रों की बुनाई की जा रही है किसी करघे पर, तब वो क्या होता है, वीविंग होता है। हिंदी दोनों की सेम है, लेकिन इंग्लिश नीटिंग का मतलब होता है जब आप अपने हाथ से सिलाई या क्रोशिये की मदद से वस्त्रों की बुनाई कर रहे हैं तो वो नीटिंग है। लेकिन जब वही लूम या करघे की मदद से आप बुनाई करते हैं तब वो वीविंग कहलाता है। आई बात समझ में। ये 3 पॉइंट है जो धागे के द्वारा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इन सब के बाद अब आपके लिए सिलेबस में इम्पोर्टेंस ये है, जो आपकी बुक में दिया गया है, मेन बुक में, उसमें ये दिया गया है कि जो ये वीविंग है, जो लूम या करघे की मदद से आप वस्त्र को तैयार कर रहे हैं, वो चीज़ें जो है किस के द्वारा तैयार की जा रही है। तो आपको पहले बताया कि लूम या करघे के द्वारा तैयार की जा रही हैं। अब ये आप करघे के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें जो है क्या प्रोसेस है, क्या इसके अंग है, कितने पार्ट हैं इस मशीन में जिसके द्वारा ये वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। करघे की अगर हम बात करते हैं तो करघे का प्रयोग सर्वप्रथम कब आया। यहाँ पे जब आपने गूंथना, बुनना और बुनाई देखा तो इसमें आपको इतिहास भी दिखाई दिया होगा। चिड़िया के घोंसले को देखकर तिनकों को आपस में उलझाकर जब वस्त्र तैयार करते वो गूंथना था। उसके बाद अपने हाथ की मदद से क्रोशिया सिलाई के द्वारा वस्त्र तैयार कर रहे थे तो वो नीटिंग था। लेकिन अब क्या करें, आप लूम या करघे के द्वारा वस्त्र तैयार कर रहे हैं तो वही लूम या करघा जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। आपसे पूछा जाता है कि करघे का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो वह 1404 ईस्वी में ही किया गया था। 1404 ईस्वी में प्रथम बार जो है करघे के द्वारा बुनाई का कार्य किया गया था। ये प्रक्रिया आज से नहीं बल्कि न जाने कितने साल गुजर गए, कितनी शताब्दियां गुजर गई, तब जाकर के ये वस्त्र जो इससे पहले ही बना लिया गया था, बुना हुआ वस्त्र। देखिए 1404 ईस्वी में ही प्रथम बार करघे का उपयोग किया गया था। अब ये देखिए जो करघा है इसके कितने पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ लूम, आप लूम भी याद रखिए, करघा भी याद रखिएगा। पार्ट ऑफ लूम का मतलब है कि जो करघा है उसके कितने अंग हैं जो इम्पोर्टेंस है, जो कार्य कर रहे हैं।
एक है वार्प बीम, दूसरा है क्लॉथ बीम, तीसरा है हर्नेस, चौथा है सटल, पांचवा है रीड। ये हो गए आपके करघे के इम्पोर्टेंस जो अंग बताए गए हैं। वार्प बीम, क्लॉथ बीम, हर्नेस, सटल और रीड। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? वार्प बीम मतलब ताना, स्तंभ। ताना और बाने का नाम फिर से आया। अब आप ये देखिएगा, जब भी कोई वस्त्रों की बुनाई की गई होती है, अभी हमने बताया कि आप नॉर्मल अपने पास जो वस्त्र देख रहे हैं, जो आपने धारण किया हुआ है, उसमें देखिएगा जो धागे जो है लंबाई में लगे हुए हैं उन्हें ताना कहते हैं, और जो धागे उसमें चौड़ाई में या फिर क्षैतिज में बुनाई किए गए हैं उन्हें बाना के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है और बहुत ही बेसिक है। अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है या फिर ऐसे ही कहीं पे आप टीचिंग का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू है, कुछ भी है आपका एग्ज़ाम, तो वहाँ पे ज़्यादातर भी बेसिक वर्ड ही पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। इसलिए एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है कि कब कहाँ से क्या पूछ ले, आप हर समय जवाब देने के लिए तैयार रहें। ताना और बाने का मतलब जब वस्त्रों की बुनाई लंबाई में जो धागे लगाए गए हैं उनको ताना कहते हैं, चौड़ाई में जो धागे लगाए गए हैं उनको बाना कहते हैं। देखिएगा, ये लंबाई में धागा है, ये क्या है? ताना है। ये जो है इस तरह से जो धागा लगाया गया है ये क्या है? ये बाना है। इतना समझ में आया आपको? आगे बुनाई के जब वर्गीकरण किया जाएगा, सभी में जितनी भी बुनाई के प्रकार आपको बताए गए वो सभी में इस चीज़ को याद रखना होगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि ताने को क्या कहते हैं? जो लंबाई का धागा है वो ताना है, जो चौड़ाई का धागा है वो क्या है? बाना है। इतना समझ में आया आप लोग को? अब इसमें करघे में आपको यही बताया जा रहा है कि एक बीम होता है, बीम का मतलब स्तंभ या पोल होता है। समझिए, वार्प बीम यानी कि ताना स्तंभ। ध्यान से देखिएगा फिगर को, बहुत बड़ा फिगर नहीं बनाएंगे, छोटा ही। मान लीजिए ये एक बीम बना हुआ है, बीम का मतलब है ये एक स्तंभ या पोल बना हुआ है, इस पे जो है लंबाई का धागा जो है लटका हुआ है। जिस पोल पर ये लंबाई का धागा लटका हुआ है, ये लंबाई के धागे को आप ताना कहते हैं। इसी पोल को ही ताना स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसी बीम में, इसी स्तंभ में ये धागा लिपटा हुआ है। जैसे जैसे बुनाई का कार्य होता जाता है, ये चीज़ें ऐसे रोलर घूमता रहता है और ये धागा छूटता रहता है। तो ये क्या है? ये ताना स्तंभ है जिसमें ये ताने का धागा लिपटा हुआ है। ये समझ में आया आप लोग को? यहाँ पे जिसमें ताना लिपटा हुआ होता है। आगे देखिएगा, अगला है क्लॉथ वीम यानी कि कपड़ा स्तंभ, यानी कि कपड़ा लपेटने हेतु। जब ये ताना स्तंभ है, इधर से ताना छोड़ रहा है, तो यहाँ पे जो है एक बीम और भी होगा। जब बुनाई करके कपड़ा इधर छूटता होगा तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो होगी, वीम लगा होगा जिस पर ये जो धागा है, ये जो कपड़ा है वो बुनाई करके ऐसे ऐसे लपेटता जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ताने को ही ऐसे लपेट ले रहा है? नहीं, अभी इसके बीच में और भी सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पहले एक एक पॉइंट को आपको समझना है। जिसमें ताने का धागा लिपटा हुआ है वो ताना स्तंभ है, और जिसमें कपड़ा बुनाई के बाद लिपटता है वो क्लॉथ यानी कि कपड़ा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। आगे है हर्नेस। हर्नेस का मतलब होता है कि सम विषम धागा ऊपर नीचे करना। एक हिस्से में हर्नेस लगा हुआ होता है। ये जो हर्नेस है ये क्या करता है कि जो धागा है इसमें सम धागा और विषम धागा कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपके पास देखिएगा कि कई धागे हैं, मान लीजिए, देखिए, मान लीजिए आपके पास ये मैंने 4 मार्कर लिया हुआ है। इसमें देखिएगा जैसे ये 4 आपके पास धागे हैं, आपको बुनाई करनी है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए ये 2 धागे हैं जो है ये ताना है और हमें बाना भी लगाना है। ठीक, तो हम एक तरफ ताना और एक तरफ तो बाना लगाते नहीं हैं, बल्कि हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के, एक ऊपर से एक नीचे से, इस प्रकार से ऐसे ऐंठता हुआ बुनाई करता जाता है ना।
एक ताना ऊपर एक बाना नीचे, एक ताना ऊपर एक बाना नीचे, ऐसे ऊपर नीचे करके देखिएगा आप वस्त्रों की बुनाई की गई होती है। एक में मतलब कि ऐसे कहीं ऊपर तो कहीं नीचे इस प्रकार से आपस में लिपटा हुआ दिखता है। ये ताना है, फिर इसके ऊपर बाना, फिर ताना, फिर ऊपर से दूसरा बाना, इस प्रकार से जो है वस्त्रों की बुनाई होती चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है इधर से ये एक हरनेस लगा हुआ है। ये हरनेस क्या करता है कि जो इसमें सम विषम धागा है इसको ऊपर नीचे उठाता है। जब ये उठाता है तो इसके बीच में से एक छोटी सी शटल गुजरती है, एक शटल गुजरती है इसके बीच में से। जब ये धागे को हरनेस उठाता है तो जो इसमें से शटल गुजरती है, देखिएगा यहाँ ब्लू पेन से, यहाँ पे जो शटल इसमें से होके के गुजरता है, इसी शटल में जो है बाने का धागा लिपटा हुआ होता है। ये इधर से उधर जाता है तो बाने का धागा उधर जब जाता है वहाँ छोड़ देता है, वहाँ से फिर लौटता है, फिर से एक धागा लगाता है, इधर से फिर बुनाई करते हुए एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे लगाते हुए जाता है। उधर से फिर वापस आता है बुनाई करते हुए, फिर जाता है, फिर आता है। अब ये जो है इसमें ऊपर नीचे जो धागे का काम करने का है, ये ताने के धागों को वो कार्य हरनेस कर रहा है। और जिसमें ये बाने का धागा लिपटा हुआ है वो क्या है, शटल कहला रहा है। इस शटल पर जो है ये लपेटा हुआ होता है और ये लपेटा हुआ जो बाने का शटल है ये एक तरफ से दूसरी तरफ जब जाता है, जब एक लाइन बुनाई कंप्लीट होती है तो इसे एक पिक के नाम से जाना जाता है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक पिक क्या है। यहाँ पे हमने बताया नहीं आपको, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा। जब आपसे पूछा जाए कि एक पिक क्या होता है तो आप बताएंगे कि जब शटल के माध्यम से बाने का धागा एक तरफ से बुनाई करते हुए दूसरी तरफ पहुँच करके एक लाइन कंप्लीट करता है तब वह प्रक्रिया एक पिक कहलाती है। आई होप ये पॉइंट आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें इतना आपने समझा कि ये ताना स्तंभ, ये कपड़ा स्तंभ, ये हरनेस लगा हुआ है जो ताने के सम विषम धागों को ऊपर नीचे कर रहा है। और ये ताने का धागा जब ऊपर नीचे होता रहता है तो उसके बीच में से शटल होके आता जाता रहता है, जिससे ये बाने का धागा यानी चौड़ाई का धागा उसमें भरा जाता रहता है। इसी वजह से इसे भराई का धागा के नाम से भी जाना जाता है। किस धागे को, बाने के धागे को, जो चौड़ाई में, इस धागे को भराई के धागे के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है कि जब आप बुनाई करते जा रहे हैं, ताना स्तंभ, कपड़ा स्तंभ, हरनेस और शटल, ये सब आप देख रहे यंत्र। अब इसी में एक चीज़ और भी होता है जिसे रीढ़ या कंघी के नाम से जानते हैं। रीढ़ या कंघी के नाम से जो आप जाने, इसका क्या कार्य होता है कि ताने बाने धागे को ठोक करके सघन करने का कार्य। ये बुनाई होती जा रही ना, इसी पे कांटे नुमा, आप कंघी देखे होंगे, कंघी करते हैं आप बाल को, तो एक जैसे पिन की तरह नोक बनी हुई है ना, उसी प्रकार से इस पे एक यंत्र लगा हुआ होता है। उस यंत्र में कंघी की तरह ऐसे लाइनिंग लगी होती हैं। वो जो होता है जब बुनाई धीरे धीरे होती जाती है एक सीक्वेंस से, उनको ठोक करके उन धागों को आपस में एकदम सटा करके, यानी कि उसको सघन बना करके इसको क्या करता है, वस्त्र को कंप्लीट करता है। तो एक सीक्वेंस से इस प्रकार से वस्त्र तैयार होता जाता है और इस कपड़े वाले विम में जो है ये लपेटता जाता है। इतना समझ में आया? तो ये हो गया आपका जो है करघा का अंग हो गया। इतना समझ में आया? अब आगे आप देखिएगा कि इसके बाद जो है आपने ये भी समझ लिया कि वार्प क्या है, वेफ्ट क्या है। ताना को इंग्लिश में वार्प कहते हैं, बाना को इंग्लिश में वेफ्ट कहते हैं, वाल्स भी कहते हैं ताना को, और वेफ्ट को कोर्सेस भी कहते हैं। यानी कि जो लंबाई का धागा है उसे ताना, और जो भराई का धागा है या चौड़ाई का धागा है उसे बाना के नाम से जाना जाता है। यही चीज़ें अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था। इतना आपने अच्छे से समझ लिया है।
आगे देखिएगा, जो आप बुनाई ये कर रहे थे, ये तो करघे के अंग के बारे में आपने पढ़ लिया है कि इसमें कितने अंग हैं जिनका कार्य आप कर रहे हैं। एग्जाम में ये सब चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट पूछी जाती हैं और इनके कार्य दिए जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है या फिर अलग अलग से पूछा जाता है कि इन करघे के अंगों का कार्य क्या है, आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना होता है। ताना क्या है, बाना क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कि जो बुनाई की क्रिया इस करघे के द्वारा होगी वो कितने चरण में कंप्लीट होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बुनाई कितने चरण में कंप्लीट होती है, बुनाई का चरण क्या है। जिस प्रकार से आपने विभिन्न प्रकार के रेशों का वर्गीकरण पढ़ा और उसमें देखा कि जितने भी रेशे थे, रेशे से वस्त्र निर्माण तक की जो प्रक्रिया थी वो कितने चरणों में होकर गुजर रही थी, उसी प्रकार से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुनाई के चरण आपसे पूछे गए हैं, बताए गए हैं कि बुनाई कितने चरण में कंप्लीट होती है। देखिएगा, शेडिंग है, पिकिंग, बेटनिंग और टेकिंग अप या फिर लेटिंग अप। इसमें क्या बता रहा है, एक होता है शेडिंग अप यानी कि रास्ता बनाना। ताना लगा हुआ था, आपने देखा यहाँ पे ताने का धागा लगा हुआ है। ताने का धागा जब लगा हुआ है तो इसी में एक कपड़ा स्तंभ के बाद एक हर्नेस भी था जो रास्ता बना रहा था। रास्ता बनाने का क्या मतलब है कि जो सम विषम धागों को ऊपर नीचे कर रहा था वही तो धागा के लिए रास्ता प्रदान कर रहा था, कि तभी तो उसके बीच में से बाने का धागा जो है शटल के द्वारा हो करके आएगा जाएगा, बुनाई की क्रिया जो है कंप्लीट करेगा। तो इसमें जो है पहला क्या था, शेडिंग का मतलब है रास्ता बनाना। सबसे पहले ताने का धागा जो लगा हुआ था तो उसमें से रास्ता बना रहा है, शेडिंग अप रास्ता बनाना। फिर पिकिंग मतलब भराई का धागा। भराई का धागा वही जो हमने बताया अभी आपको फिगर के माध्यम से, जो एक तरफ से दूसरी तरफ शटल के माध्यम से होकर के गुजर रहा था वो भराई का धागा हो गया। भराई का धागा जब एक तरफ से दूसरी तरफ जा करके एक लाइन कंप्लीट करता है तो इसी को एक पिक के नाम से जाना जाता है। इसे बाने का धागा। बाने का धागा जब एक तरफ से शटल के माध्यम से बुनाई करते हुए दूसरी तरफ जाता है, एक लाइन कंप्लीट करता है तो उसे एक पिक के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट यहाँ भी आपको बताया गया। रास्ता बनाया, फिर उसमें भराई का धागा होके गुजरा, उसके बाद बीटलिंग यानी कि कंघी करना, उसमें कंघी की जाती है जो है इस कपड़े में सघनता ले आ रहा था। और टेकिंग अप और लेटिंग अप, इसके बाद होता है कि कपड़े की जितनी बुनाई इधर होती जाती है, कंप्लीट होती जाती है, उन सभी को ताना, जो ये कपड़ा स्तंभ था वो उसको अपने ये इसी पोल में स्तंभ में लपेटता जाता है। जितना इधर ये लपेट रहा है उसी के हिसाब से इधर ताना के धागा छूट भी तो रहा है। अगर इधर से ताने का धागा इस पोल में से अगर नहीं छूटेगा तो क्या होगा, जब इधर ताने का धागा नहीं छूटेगा तो ये वस्त्र इसी में टूट जाएगा ना, ये क्रिया अधूरी रह जाएगी। तो यहाँ पे जो है एक तरफ कपड़ा जो है लपेटता जाता है और यही दूसरी तरफ जो है धागा ताने का यहाँ से छूटता जाता है एक तरफ से, और इधर बीच में बुनाई होती जाती है, कपड़ा इधर लपेटता जाता है। यही प्रक्रिया है बुनाई के चरणों की। तो इसी एक ही फिगर के माध्यम से हमने जो है आपको करघे के अंग को भी बताया और फिर ताने बाने को समझाया, और इसके साथ ही साथ बुनाई के चरण यानी कि बुनाई कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही थी ये भी आपने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, किसी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। आप अगर अभी तक जो है अपनी थ्योरी क्लास को नहीं पढ़े हुए हैं तो उसको कम्प्लीटली पढ़ लीजिए। अगर नहीं ज़्यादा टाइम है एग्ज़ाम के उद्देश्य से, यानी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप जो है इस क्लास से पूरा ही बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इतना समझने के बाद अब आप ये देखिएगा कि बुनाई के चरण तो आपने देख लिया। अब आपके लिए जानना ये इम्पोर्टेंट है कि बुनाई कितने प्रकार की होती है, बुनाई हम किस प्रकार से करें कि वस्त्रों में विभिन्नता उत्पन्न हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बुनाई की जो प्रक्रिया है उसका वर्गीकरण किया गया। जब इसका बुनाई का वर्गीकरण किया जाता है तो बुनाई को दो प्रकार से बांटा गया, दो वर्गों में विभाजित किया गया। एक है सादी बुनाई और दूसरा है फैंसी बुनाई। एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है अगर डायरेक्टली की बुनाई कितनी होती हैं तो आप जो है सादी बुनाई या फैंसी बुनाई दो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर इनमें से कोई भी नाम दिया हुआ है तो वो नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे कि इसमें से बुनाई
क्या मतलब बुनाई कौन कौन सी है। अगर आपसे अलग से पूछता है, इनमें से जो बुनाई का नाम दे करके आपसे पूछे कि इनमें से सादी बुनाई कौन सी है, फैंसी बुनाई कौन सी है, तो आप यहाँ से एक सीक्वेंस इसको नोट कर लीजिए। सादी बुनाई के अंतर्गत एक आता है नॉर्मल सादी बुनाई, जो अभी हमने आपको बताया था ना, ताने और बाने के रूप में जो आप यहाँ पे बुनाई करते हुए सटल में, इसके स्तंभ में और नॉर्मल उसके चरण में आपने समझा, वो जो ऐसे सीधा सीधा लंबाई और चौड़ाई में नॉर्मल बुनाई की जा रही थी, वही है आपकी सादी बुनाई। और फैंसी बुनाई में क्या है कि उसमें कुछ अलग होगा, तभी तो वो फैशन में दिखेगा। तो आपको एक सीक्वेंस जो है नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे आप इसके नाम को नोट करके याद कर लीजिए कि सादी बुनाई कितनी है और फैंसी बुनाई कितनी है। सादी बुनाई में एक पहला है सादी बुनाई, दूसरा है यहाँ पे रिब बुनाई, देखिए रिब बुनाई, फिर है बास्केट बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई, सेटिन बुनाई और हक्का बैक बुनाई। नाम ध्यान से फिर सुनिएगा, सादी बुनाई, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिन बुनाई, सेटिन बुनाई और हक्का बैक बुनाई। ये जो इतनी बुनाई है ये क्या है, सादी बुनाई के अंतर्गत आता है। इसके बाद है फैंसी बुनाई। फैंसी बुनाई के अंतर्गत कौन कौन सा आता है देखिएगा, पायल बुनाई, डॉबी या चिड़िया की आँख वाली बुनाई। इसके बाद डबल क्लॉथ बुनाई, क्रेप बुनाई, लिनो या गाज बुनाई, स्वीवेल या कुंडा बुनाई, हनी कॉम्ब बुनाई और इसके बाद है जेकार्ड बुनाई। ये इतनी जो बुनाई बताई गई ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है, जो आपके यहाँ बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे जो है जितना है इसमें से कुछ ही आपका पूछेगा एग्ज़ाम में, ये तो निश्चित है। लेकिन ये बात है कि कौन सा पूछेगा, अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। तो आपके सिलेबस में जितना भी दिया गया बुनाई वो सभी आपको यहाँ पे बताए गए हैं। इसलिए आपके लिए ये नंबरिंग याद करना भी इम्पोर्टेंस है कि फैंसी के अंतर्गत कौन कौन से आ रहा है और सादी बुनाई के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं। और इसके बाद आपको वस्त्र भी बताए जाएंगे और ये बुनाई एक एक करके पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया जाएगा। ये जो क्लास आपको बताई गई आज की, इस क्लास में जो है पूरे करघे और बुनाई के चरण और बुनाई जो है कितने प्रकार से की जाती है, यानी कि धागे के द्वारा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है, करघे का अंग, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में आपको कंप्लीट करके बताया गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो क्लास आज की है इसके बाद वाली क्लास और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको फिनिशिंग से देखने को मिलती है, यानी कि परिसज्जा से देखने को मिलती हैं। तो परिसज्जा में ये चीज़ें जो है बुनाई से ही स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए इसके बाद की जो क्लास है उस क्लास को आप अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टाइमिंग आप लोग जान रहे हैं, शाम को 7 बजे ये क्लास चलती है आपकी। अगर कभी कभी ऐसा होता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास एक आध दिन नहीं चल पाती हैं, तो आपको जो टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं या फिर जो पुराने हैं, उन सभी को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें हम कि आपके जो क्लास है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का दोनों ही चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम से और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट, जो भी बातें होंगी आपको उसी चैनल पर बता दी जाएंगी। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे भी वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। इसी के साथ हमने क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।